हाय, इस लेक्चर के अंदर हम इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर मेनली तीन इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे, तीन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और किस तरीके से ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होके आए, किस तरीके से जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था या फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे उनका फॉर्मेशन हुआ। तो हम ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करेंगे, हम IMF और वर्ल्ड बैंक से स्टार्ट करेंगे, और किस तरीके से हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे, मतलब किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टैब्लिश किया गया। तो बेसिकली इन तीन इंस्टीट्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाए गए, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमर्ज हुए। 1944 के बाद इनको जो है वो फॉर्म किया गया। जब मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करता हूं, these organizations were established with the purpose of making some rules, regulations and guidelines for economic interrelations among all the countries in post World War II era। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे, पर्टिकुलरली जब मैं IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करता हूं, ये इसलिए बनाए गए थे ताकि जो इकोनॉमिक इंटरलेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज के बीच, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस सेट की जाएं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेट किए जाएंगे, किस तरीके से इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होंगी अलग अलग देशों के बीच। तो क्योंकि एक देश के अंदर कैसे इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होंगी, एक देश के अंदर कैसे इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे, ये तो एक देश की सरकार तय करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक रिलेशंस को कौन तय करेगा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस कौन सेट करेगा। तो उसी पर्पस के साथ इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया। अब आप यहां पे ये कह रहे होंगे कि यहां पे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात कर रहे हो, तो IBRD किधर गया? जब मैं IBRD की बात करता हूं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है। वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन आता है IBRD के नाम से। तो सिंपल कहने का लॉजिक ये है कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस को इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया के लेवल पे जो अलग अलग देश आपस में इकोनॉमिक इंटरेक्शंस कर रहे हैं, एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, एक दूसरे देश को डेट फाइनेंसिंग दे रहे हैं, या फिर एक दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाएं। इसी पर्पस के साथ इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, क्योंकि एक देश के अंदर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक इंटरेक्शंस किस हिसाब से होंगी, एक देश के अंदर कैसे व्यापार होगा, एक देश के अंदर कैसे लोन दिया जाएगा, ये तो देश की सरकार तय करती है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कौन तय करेगा, तो उसको तय करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। जब मैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करता हूं, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो था वो आउटकम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस का। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में ही ये डिसाइड किया जाता है कि हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाएंगे, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्लस IMF इनकी जब मैं बात करता हूं, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्लस IMF, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ही इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जब मैं वर्ल्ड बैंक की बात करता हूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेनली कंसिस्ट 5 इंस्टीट्यूशंस। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। वो 5 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसके अंदर आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो अब आपको पता चल गया होगा कि IBRD जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हिस्सा है। जब मैं IBRD की बात करता हूं, IBRD वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। इसको 1945 में एस्टैब्लिश किया जाता है। It provides debt financing and loans to member countries on the basis of guarantee of a country। ये जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब जितने भी मेंबर्स IBRD के अंदर हैं,
जितने भी देश आईबीआरडी के साथ जुड़े हुए हैं या फिर आईबीआरडी के अंदर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो 189 मेंबर्स हैं आईबीआरडी के। तो जितने भी मेंबर्स हैं आईबीआरडी के, जितनी भी कंट्रीज हैं आईबीआरडी के अंदर 189 कंट्रीज, इनको लोन्स प्रोवाइड करने का काम आईबीआरडी करता है, लेकिन कंट्री की गारंटी के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ गारंटी ऑफ ए कंट्री। बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक देश की सरकार ये गारंटी देती है कि वो लोन वापस चुका देंगे, तो एक देश की सरकार की गारंटी होती है तब लोन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान आईबीआरडी का हिस्सा है। हिंदुस्तान अगर आईबीआरडी से लोन मांगता है, अगर हिंदुस्तान का कोई इंस्टीट्यूशन, अगर हिंदुस्तान का कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आईबीआरडी से लोन मांगता है या हिंदुस्तान आईबीआरडी से लोन मांगता है, तो हमारे देश की सरकार को गारंटी देनी होगी कि हम उस लोन को चुका देंगे वापस। तो ये सोवरेन एंटिटीज को या फिर जो हमारी सोवरेन नेशंस हैं, उनकी वारंटी के ऊपर, उनकी गारंटी के ऊपर ही लोन प्रोवाइड किया जाता है आईबीआरडी के तहत। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि आईबीआरडी लोन देने का काम करता है मेंबर कंट्रीज को। 189 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, और गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर जो है वो लोन दिया जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि जो लोन हम ले रहे हैं वो वापस चुका देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, इसके अंदर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी भी इसको कहा जाता है। इसको 1956 में एस्टैब्लिश किया जाता है आईबीआरडी को। इट प्रोवाइड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राइमरी टू प्राइवेट सेक्टर विदाउट स्टेट गारंटी। इसके अंदर क्या होता है, आईएफसी के अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर क्या होता है, जो लोन दिया जाता है वो प्राइमरली किसको दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर्स को दिया जाता है, प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स को लोन देने का काम यहां पे किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो अंबानी की कंपनीज हैं, जो अडानी की कंपनीज है, जैसे जियो है, तो जियो को यहां पे लोन मिल सकता है। यहां पे स्टेट की कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब हिंदुस्तान की सरकार ये गारंटी नहीं देगी कि हम लोन वापस चुका देंगे। तो यहां पे डायरेक्टली प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट सेक्टर को लोन मिलता है और सरकार की, स्टेट की कोई गारंटी नहीं होती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर अभी 184 मेंबर कंट्रीज हैं। मतलब 184 देश इसके अंदर शामिल हैं, 184 देश इसके मेंबर्स हैं आईएफसी के। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए। ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया जाता है। इट प्रोवाइड्स कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन्स यूजुअली विद गारंटी ऑफ ए कंट्री। तो ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है ये कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब कि अलग अलग कंट्रीज को, जो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, उनको जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। इंटरेस्ट फ्री लोन्स मतलब वो लोन्स जिनके ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। और उसी के साथ साथ कंसेशनल लोन्स भी ये प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब कि लोन्स के ऊपर आपको बहुत कम नॉमिनल टैक्स इंटरेस्ट पे करना है। तो बेसिकली इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम करता है कि ऐसे लोन्स जिनके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, और उसी के साथ साथ ऐसे लोन्स जिनके ऊपर बहुत कम इंटरेस्ट देना है। और अपनी जो मेंबर कंट्रीज हैं, 173 कंट्रीज आती हैं इसके अंदर, उनको ये लोन्स देने का काम करता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो कंट्री की गारंटी होती है कि सरकार ये गारंटी देती है कि हम ये लोन वापस कर देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसके ऊपर होता ही नहीं है, या अब तो बड़ा नॉमिनल होता है, कंसेशनल होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो वापस करना है। तो आईडीए के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स देने का काम करता है और कंसेशनल बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो ये लोन्स देने का काम करता है। उसके बाद फोर्थ इसके अंदर आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। ये जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है, इसको 1965 में एस्टैब्लिश किया जाता है और इट वर्क्स विद द गवर्नमेंट ऑफ अ मेंबर कंट्री टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स के बीच और गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट होते हैं उनको ये सॉल्व करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर से किसी अमेरिका की कंट्री ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो जो इन्वेस्टर है उसका कोई रिस्क यहाँ पे, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कोई रिस्क ना हो, उसको ये सॉल्व करने का काम करता है। या मान लो कि अमेरिका से किसी कंपनी ने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब हिंदुस्तान ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी
कई सारे टैक्सेस लगा दिए उस कंपनी के ऊपर ताकि वो कंपनी काम ही ना कर पाए भारत के अंदर। तो ये जो डिस्प्यूट है कंपनीज के बीच और सरकारों के बीच, उनको सॉल्व करने का काम करता है कौन? ये अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मतलब कि मान लो बाहर से किसी विदेश की कंपनी ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन भारत की सरकार उसके ऊपर कई सारे टैक्सेस लगा रही है, उसी के साथ साथ ऐसी कुछ पॉलिसीज बना रही है कि वो कंपनी जो है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें उनको बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी डूबने वाली है। तो ये रिस्क ना हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है। मतलब कि अगर किसी देश के बीच और किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व यहां पे किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा। ये जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा है, इसको 1988 में एस्टैब्लिश किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंसेस अगेंस्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्क, स्पेशली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क, यूजुअली टू प्राइवेट सेक्टर्स। ये एक तरीके का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। मान लो भारत के अंदर बाहर से कोई यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब उनको जो भी कंपनी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको इंश्योरेंस देने का काम किया जा रहा है। मान लो भारत के अंदर अमेरिका की किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन भारत के अंदर जो है भारत की सरकार ने कुछ पॉलिसीज ऐसी बना दी कि उसकी इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए वो खतरा हो रही है, उसकी इन्वेस्टमेंट डूब रही है उससे, या हमारे देश के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी आ जाए। ये तो हो गए पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल रिस्क। अगर कोई इकोनॉमिक रिस्क है, मान लो भारत ने कई सारी सैंक्शंस उसके ऊपर लगा दी, कई सारे टैक्सेस उसके ऊपर, टैरिफ्स लगा दिए, तो ये जो रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क, इस टाइम पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है किसको? जिस भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है या जिन्होंने भी पैसा लगाया है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि भारत के अंदर बाहर से अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो भारत के अंदर उसका पैसा डूब ना जाए, उस टाइम पे उसको इंश्योरेंस देने का काम किया जाता है। मान लो भारत के अंदर उसका पैसा डूब जाता है, भारत की करेंसी की वैल्यू लूज हो जाती है और उनका पैसा डूब जाता है, तो उस वक्त इंश्योरेंस देने का काम मीगा उस कंपनी को करेगी। उसके बाद अगर मैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करूं, ये जो वर्ल्ड बैंक टर्मिनोलॉजी है ना, ये जनरली IBRD और IDA इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए रेफर की जाती है। मतलब कि IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन दोनों को मिला के जो है वो वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी इन दो इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बाकी भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लेकिन IBRD और IDA इन दोनों को मिला के जो है हम इन दोनों को वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक टर्मिनोलॉजी जो है वो जनरली इन दो इंस्टीट्यूशंस के लिए रेफर की जाती है। दीज इंस्टीट्यूशंस आर गवर्न्ड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर जितने के भी पांचों इंस्टीट्यूशंस आते हैं ना, इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत गवर्न किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो साल का एक बार मिलते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है सारी मेंबर कंट्रीज का। मतलब कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है एज अ गवर्नर अपॉइंट करेगी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। और जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं सारी कंट्रीज के, उनको हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहेंगे। और वो साल में एक बार मिलते हैं और इन सभी इंस्टीट्यूशंस को वो गवर्न करने का काम करते हैं। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा से अमेरिकन सिटीजन होता है। मतलब कि USA का ही बंदा होता है, वो अमेरिका से ही बंदा प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया जाता है, अमेरिका का ही सिटीजन वो होता है और उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और 5 साल के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो 2019 से लेके अब तक जो है वो डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वो प्रेसिडेंट हैं। अब यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि हमेशा अमेरिका का बंदा ही प्रेसिडेंट होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? तो वो अमेरिका देता है। इसलिए अमेरिका का बंदा ही हमेशा से उसका प्रेसिडेंट बनता है और इसीलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये सिर्फ अमेरिका के लिए काम करता है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसके अंदर, अमेरिका की बात ही उसके अंदर सुनी जाती है, अमेरिका जो कहेगा उसी को लोन मिलेगा
और किन कंडीशंस के ऊपर मिलेगा ये भी अमेरिका तय करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर सारी मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स आते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो साल के एक बार मिलते हैं। उनका प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा अमेरिका से होता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट ही उसको अपॉइंट करता है। वो 5 साल के लिए काम करता है। 2019 से लेके अभी तक डेविड मालपास जो है वो प्रेसिडेंट है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। आइए अब समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, मतलब कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे ये तय किया जाता है कि किसको लोन मिलेगा और कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, कौन तय करेगा। तो अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर, इसके अंदर कोटा सिस्टम के तहत डिसीजन मेकिंग होती है। कोटा सिस्टम मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो ज्यादा शेयर्स को कंट्रोल करेगा उसकी डिसीजन मेकिंग की वेटेज जो है वो बढ़ जाएगी। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। द कंट्रीज कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियल एड टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप वुड गेट अ प्रोपोर्शनेट पॉइंट्स एंड वेटेज वोटिंग। जो भी कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं जो मेंबर कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जितनी वो फाइनेंशियल एड वर्ल्ड बैंक ग्रुप को दे रही है, जितना वो पैसा वर्ल्ड बैंक ग्रुप को दे रही है, उतना ही उनका वेटेज होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, उतना ही उनका शेयर होगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। मतलब कि मान लो अगर 15% फाइनेंशियल एड या पैसा जो है इंडिया देती है, किसको? इंडिया देती है वर्ल्ड बैंक ग्रुप को, वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। तो इसका मतलब यह है कि 15% वेटेज जो है, 15% वेटेज जो है ऑफ वोटिंग जो है वो इंडिया को मिल जाएगी, इंडिया को मिल जाएगी। मतलब कि जब इंडिया की बात आएगी तो इंडिया का वोट कितना होगा? 15% होगा। मान लो नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने 1% जो है वो पैसे दिए किसको? वर्ल्ड बैंक ग्रुप को फाइनेंशियल एड दी 1%। तो नेपाल की वोटिंग कितनी होगी? नेपाल की वोटिंग की वेटेज कितनी होगी? वो होगी 1%, वो होगी 1%, राइट। तो इस तरीके से जो है वो वहां पे डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं अमेरिका की बात करूं, यूएसए की बात करूं, यूएसए जो है वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। 16% वेटेज है अमेरिका की, या फिर शेयर है अमेरिका का वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। और हर एक डिसीजन जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर वो 85% वोटिंग उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। समझ रहे हो बात? मतलब कि 16% वेटेज या शेयर अमेरिका के पास है सिर्फ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। और चाहिए कितना होता है अगर एक डिसीजन लेना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर? उसके लिए चाहिए होता है 85%। अब मान लो कि अमेरिका राजी नहीं है, अगर अमेरिका वोट नहीं करता है तो कितना परसेंट होगा? 84% होगा, 84% होगा। डिसीजन लेने के लिए कितने चाहिए? 85% चाहिए। तो क्या वहां पे डिसीजन लिया जाएगा अमेरिका के बिना? नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर एक डिसीजन लेने के लिए, मान लो कि इंडिया को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंडिया को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए 85% वोटिंग चाहिए। 85% में से सिर्फ 16% वोटिंग अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका मना कर देता है वोटिंग करने से, अमेरिका कहता है कि इंडिया को लोन नहीं मिलेगा, और बाकी सारी कंट्रीज अगर हां भी कर देती है, तब भी 84% ही होगा, 84% ही होगा। चाहिए कितना? 85%। तो क्या इंडिया को लोन मिलेगा अमेरिका के बिना? नहीं मिलेगा। तो अमेरिका जो है यहां पे सबसे ज्यादा स्टेक शेयर्स को कंट्रोल करता है, वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। इसलिए अमेरिका के बिना कोई भी डिसीजन वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर नहीं लिया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका ही कंट्रोल करता है। अमेरिका ही ये तय करता है कि किसको लोन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। और अगर अमेरिका तय नहीं भी करता है तो अमेरिका के बिना कोई और तय नहीं भी कर ही नहीं सकता है। सारी कंट्रीज अगर मिल भी जाएं, एक साथ हो जाएं, तब भी वो कंट्रीज जो हैं
वो किसी को लोन अपने से नहीं दे सकती हैं बिना अमेरिका को पूछे हुए, बिना अमेरिका के साथ के। अब आप कहोगे कि बाकी कंट्रीज की कितनी वेटेज है, उनके पास कितना शेयर है, तो किसी के पास 0.02% है, किसी के पास 0.3% है। तो मतलब इस तरीके से शेयर है बाकी छोटी छोटी कंट्रीज के पास, अफ्रीका की कंट्रीज के पास, या एशिया या फिर लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के पास। लेकिन अमेरिका के पास 16% वेटेज है, वोटिंग शेयर है। तो समझ आ गई बात, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। जो कंट्री जितना कंट्रीब्यूट करेगी, फाइनेंशियल एड देगी, जितना पैसा देगी वर्ल्ड बैंक ग्रुप को, उसको उतना ही वोटिंग का परसेंटेज मिल जाएगा, वोटिंग शेयर मिल जाएगा। अमेरिका चूंकि 16% जो है वो फाइनेंशियल एड देता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप को, इसलिए उसको 16% वेटेज मिल गई है, शेयर मिल गया है। बाकी कंट्रीज कितनी देती हैं, तो कोई देता है 1%, कोई 0.02%, बाकी कंट्रीज का कितना वेटेज है 0.03%, 1%, 2%, ऐसे ही। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इसके अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, मतलब कि अमेरिका की ही वहां पे चलती है और अमेरिका ही ये तय करता है कि किसको लोन देना है। अब इससे फायदा क्या होता है, मान लो अमेरिका ने दे दिया पाकिस्तान को लोन, दिया है, कई बार दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन दिया, सबसे पहले तो अमेरिका ने कई सारी कंडीशंस रखवा दी पाकिस्तान से कि हम तुमको लोन तब देंगे जब तुम अपने मार्केट को ओपन करोगे, जब तुम अमेरिकन कंपनीज को अपने देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने दोगे, जब तुम जो है वो लिबरलाइजेशन कर दोगे। अब इससे अमेरिका को फायदा होगा, लोन भी दे दिया, अपनी कंपनीज भी पाकिस्तान के अंदर आ गई, वहां पे पाकिस्तान का मार्केट भी लूटा जा रहा है। और कल को अगर पाकिस्तान लोन चुका नहीं पाता है, अगर पाकिस्तान वापिस नहीं कर पाता है लोन, तो फिर क्या होगा, हो सकता है कि पाकिस्तान की कोई टेरिटरी अपने हिस्से अपने पास ले जाए अमेरिका, या हो सकता है कि पाकिस्तान को ऐसे कदम उठाने पड़े जिससे कि डायरेक्टली अमेरिका का सपोर्ट होगा, अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त बेबस होगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके ये अमीर देश गरीब देशों को लूटने का काम करते हैं। इस तरीके से गरीब देशों को पहले लोन दिया जाता है, वहां पे अपनी गुड्स जो हैं वो बेची जाती हैं, अपनी कंपनीज लगाई जाती हैं, और अगर गरीब देश लोन नहीं चुका पाते हैं तो उनसे ऐसे काम करवाए जाते हैं, ऐसे डिसीजंस उनसे क्या बोलते लिए जाते हैं, ऐसे डिसीजंस उनको लेने के लिए मजबूर किया जाता है कि जिससे डायरेक्टली अमीर देशों को फायदा होगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का अमेरिका इस्तेमाल करता है। ये डेवलप्ड कंट्रीज अल्टीमेटली अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज से मिला के ये सारा यही तय करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आईएमएफ के ऊपर कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। आईएमएफ के अंदर भी ऐसे ही होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर भी ऐसे ही डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वहां पे भी अमेरिका की ही चलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। उसके आगे हम आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ को। जब मैं आईएमएफ की बात करता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसको 1944 में फॉर्म किया जाता है, 1944 में बनाया जाता है। एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है न्यू हैम्पशायर यूएसए के अंदर, और उस कॉन्फ्रेंस के तहत इस ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को, मतलब इस आईएमएफ को बनाया जाता है। इस ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत, जो कि न्यू हैम्पशायर अमेरिका के अंदर हुई थी, न्यू हैम्पशायर एक गांव का नाम है, अमेरिका के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, और उस कॉन्फ्रेंस के तहत 1944 में इसको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इन दो इंस्टीट्यूशंस को मिला के हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक ग्रुप को, इसलिए हम इनको ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इनका नाम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों को बनाया गया था, इसलिए इनको हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945। ये ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में कब आया, तो 1945 में आया। 1944 में इसको बनाया गया था, लेकिन एग्जिस्टेंस में कब आया, ये आया 1945 में। ये फंक्शनल कब हुआ, 1945 में हुआ। उसके बाद
29 मेंबर कंट्रीज थी इसके अंदर जब इसको बनाया गया था। एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन 29 मेंबर कंट्रीज इसके अंदर थी, मतलब 29 देश इसके अंदर थे जब इसको बनाया गया था। अभी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 190 कंट्रीज हैं, 190 देश हैं, 190 कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अंदर ज्वाइन कौन कर सकता है, इसका मेंबर कौन बन सकता है? तो हर कोई इसका मेंबर बन सकता है जो भी इसकी कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी इसके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेगा, जो भी आईएमएफ की शर्तों को मानेगा, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके एसओपीज हैं या जो इसके रूल्स हैं, तो वो इसका मेंबर बन सकता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के? मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या काम ये करता है? तो टू फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फोस्टर करना है जितनी भी मेंबर कंट्रीज इसकी हैं। 190 देश है इसके अंदर, मतलब पूरी दुनिया की कंट्रीज इसके अंदर हैं ऑन एन एवरेज। तो सारी कंट्रीज के बीच एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, एक कोऑपरेटिव तरीके से इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर सारी कंट्रीज काम करें, एक दूसरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, एक दूसरे देश के अंदर जो है अपनी कंपनीज को लगाएं और एक तरीके से एक कोऑपरेशन के तहत एक सहयोग से जो है वो इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो सके कंट्रीज के बीच, एक दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, अच्छे से जो है वो एक दूसरी कंट्री को लोन भी दे सकती हैं कंट्रीज। तो इस तरीके से एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन को फोस्टर करना है पूरी दुनिया में। टू सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अराउंड द ग्लोब, पूरे ग्लोब पे मतलब पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है। अगर कहीं पे कोई क्राइसिस चल रहा है, अगर कहीं पे किसी की जीडीपी डूब गई है, किसी की इकोनॉमी जो है वो डूब गई है, इकोनॉमी के अंदर उथल पुथल हो गया है, तो उसको स्टेबल करना है। तो अगर कोई भी बीओपी क्राइसिस से कोई डील कर रहा है तो उसको जो है वो सिक्योर करना है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरे ग्लोब पे बना के रखनी है, पूरी दुनिया में बना के रखनी है। मतलब कि कंट्रीज फाइनेंशियली स्टेबल रहें, ऐसा ना हो कि वहां पे इतनी इन्फ्लेशन आ गई है, उधर महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा, वहां पे जो है वो 200% इन्फ्लेशन बढ़ गई है, या फिर वहां पे जो है वो इकोनॉमी पूरे तरीके से डूब गई है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ काम करता है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखता है पूरी दुनिया में। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड विद ईज, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना है आसानी के साथ, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में आसानी से ट्रेड हो सके, लिबरलाइजेशन हो, टैरिफ्स और टैक्सेस कम लगाए जाएं ट्रेड के ऊपर, मतलब कि एक देश दूसरे देश में आसानी से ट्रेड कर सके बिना किसी बैरियर के। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करना है पूरी दुनिया में, जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगारी है उसको बढ़ाना है पूरी दुनिया के अंदर, और सस्टेनेबल और यूनिफॉर्म इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और डेवलपमेंट करनी है। और जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और इन्वायरमेंट जो है वो प्रदूषित ना हो, और उसी के साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो पूरी दुनिया की, लेकिन यूनिफॉर्म हो, मतलब सारे देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सारे देश इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बल्कि सारे देशों की इक्वल तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ऐसा असल में ये करता है या नहीं करता है वो तो बाहर की बात है, वो हर कोई जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी अराउंड द ग्लोब, पूरे दुनिया में गरीबी खत्म करनी है। टू मेंटेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है कि जो इंटरनेशनल करेंसी की वैल्यू है, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके साथ वो बैलेंस में रहे, मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि रुपया गिर गया है और डॉलर ऊपर जा रहा है। तो फाइनेंशियल जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना है। आपका जो एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व्स जो है उनको मेंटेन करके रखना है। आपका अगर आप बीओपी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर आप फेस कर रहे हैं, जैसे 1990s में भारत जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था कि हमारे पास करेंसी खत्म हो गई थी, इंटरनेशनल करेंसी खत्म हो गई थी यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए या फिर इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए ये गाइड करता है कंट्रीज को। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, बीओपी क्राइसिस आ जाता है, तो बीओपी क्राइसिस होता क्या है? जब आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए या फिर आपके पास एक्सपोर्ट के लिए पैसा ही ना बचे, मतलब अमेरिका से यहां पे सामान मंगवाना है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन हिंदुस्तान के पास इंटरनेशनल करेंसी ही नहीं है अमेरिका को पे करने के लिए। तो अल्टीमेटली कई सारी चीजें ऐसी थी 1990 के टाइम पे क्या हो रहा था कि कई सारी चीजें ऐसी थी भारत के अंदर जो हम बाहर से मंगवाते थे,
लेकिन हमारे इसेंशियल आइटम्स भी थी, जैसे तेल, बिना तेल के, जैसे ऑयल की अगर मैं बात करूं, बिना ऑयल के भारत कैसे चलेगा, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल लगता है। तो उसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी खत्म हो गई, थोड़ी सी करेंसी बची हुई थी। तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहा था। तो उस वक्त गाइड किया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इंडिया को कि किस तरीके से इसको डील करना है। उसके बाद कॉन्सेशनल एंड नॉन कॉन्सेशनल लोन्स टू मेंबर कंट्रीज, ये लोन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। कॉन्सेशनल लोन्स भी ये देता है, मतलब बिना इंटरेस्ट रेट के लोन्स या फिर कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स ये देने का काम करता है मेंबर कंट्रीज को। लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन्स देता है मेंबर कंट्रीज को, जैसे अगर कहीं पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, किसी की इकोनॉमी डूब गई है, तो उस वक्त ये लोन देने का काम करता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किन कंडीशंस के ऊपर जो है वो लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जब आईएमएफ मेंबर कंट्रीज को लोन देता है तो उस वक्त कुछ कंडीशंस हैं जो मेंबर कंट्रीज को फॉलो करनी पड़ती हैं। मान लो भारत को लोन चाहिए और आईएमएफ लोन दे रहा है भारत को, लेकिन भारत को ये कंडीशंस माननी पड़ेंगी पहले, तब जाके भारत को लोन मिलेगा। क्या कंडीशंस है वो? कटिंग एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर पॉलिसीज, वेलफेयर पॉलिसीज के ऊपर जो भारत पैसे खर्च कर रहा था उसको कम कर देना। मतलब जिस तरीके से भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना चलाई जा रही थी, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो स्कीम चलाई जा रही थी, उसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था, उसी के साथ साथ लोगों को जो है वो राशन दिया जा रहा था फ्री में, राइट। ये सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं। ये जो वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर भारत खर्च किया करता था, उस खर्च को कम कर देना, ये कंडीशन है जो भारत को माननी पड़ेगी। यहां से आपको क्या समझना है? यहां से आपको यह समझना है कि आईएमएफ वेलफेयरिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, या फिर आईएमएफ नहीं चाहता है कि एक कंट्री वेलफेयर कंट्री हो, एक स्टेट वेलफेयर स्टेट हो। और वेलफेयर स्टेट कहां पे होती है? सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर। वेलफेयर स्टेट कहां पे होती है? कम्युनिस्टिक कंट्रीज के अंदर। तो आईएमएफ सोशलिस्ट पॉलिसीज के अगेंस्ट है। और यहां से हमें क्या पता चलता है? यहां से हमें पता चलता है डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसा प्रोपोगेंडा। मतलब आईएमएफ एक प्रोपोगेंडा चलाना चाहता है। वो प्रोपोगेंडा क्या है? पूरी दुनिया के अंदर लिबरलाइजेशन, पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को खत्म करना चाहता है। तभी तो यहां पे कहा जा रहा है कि वेलफेयर पॉलिसीज के ऊपर एक्सपेंडिचर को कम कर दो। और वेलफेयर पॉलिसीज कहां पे चलाई जाती है? मैक्सिमम सोशलिस्ट कंट्रीज में, जो कंट्रीज कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वहां पे। और कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर वेलफेयर पॉलिसीज होती नहीं है, वहां पे स्टेट रेगुलेटेड इकोनॉमी नहीं होती है। तो ओवरऑल तरीके से आपको यहां पे वो भी समझना है कि इसके पीछे का एक प्रोपोगेंडा क्या है, कि नैरेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक्सपेंडिचर को कम करना है वेलफेयर पॉलिसीज के ऊपर। एक्सेप्टेंस ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, आपको यह एक्सेप्ट करना है कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर दोगे, रुपए का जो वैल्यू है उसको आप गिराओगे, डिवैल्यूएट करोगे उसको। अडॉप्टिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन, देख लो, ट्रेड लिबरलाइजेशन करनी है आपको, मतलब कि आसानी से आपको जो है वो आपके देश में भी व्यापार होगा और आप भी अलग अलग देशों में व्यापार करोगे। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन के अंदर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको खत्म करना है, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए। अगर पहले से कोई अमेरिका से यहाँ पे सामान आता था जिसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, टैरिफ्स लगाए जाते थे ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए, वो अब टैरिफ्स आपको नहीं लगाने हैं, अभी टैक्सेस नहीं लगाने हैं आपको। भारत के अंदर चाइना का सामान आ रहा है, अमेरिका का सामान आ रहा है, तो वो आसानी से आना चाहिए, उसके ऊपर कोई टैक्सेस वगैरह ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं, रिस्ट्रिक्शंस आपको उसके ऊपर नहीं लगानी है। तो ये यहां पे कहा जाता है। उसके बाद फैसिलिटेटेड एफडीआई, आपको अपने देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना है। आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ब्रीडिंग ग्राउंड रेडी करना है, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है। आपके देश में एफडीआई होगी, उसको अपने वेलकम करना है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है अपने देश में। और उसी के साथ साथ फ्री एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट, आपके देश में फ्री और कॉम्पिटिटिव मार्केट होना चाहिए, या फिर फ्री और कॉम्पिटिटिव मार्केट को आपने जो है वो सपोर्ट करना है या फैसिलिटेट करना है। फ्री और कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है? सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ओवरऑल तरीके से ये कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। तो ये कंडीशंस ये बताती है
कि आप एक कंट्री को कैपिटलिस्ट कंट्री बना रहे हो या फिर आप कैपिटलिज्म को बढ़ा रहे हो, आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहे हो, जो कि डेमोक्रेसी का एजेंडा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज का एजेंडा है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज का एजेंडा है। तो यहां पे ये आपको कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद डिसीजन कैसे लिया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर? तो डिसीजन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर वैसे ही लिया जाता है जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर लिया जाता है। आपको कोटा दिया जाता है और उस कोटा के हिसाब से जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कोटा के अंदर क्या होता है, देखो, द मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट्स द फंड टू अ पूल एस्टैब्लिश्ड बाय आईएमएफ थ्रू अ कोटा सिस्टम। तो एक पूल बनाया गया है, एक पूल बनाया गया है किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। इस पूल के अंदर जो है वो मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, फाइनेंशियल एड देती हैं, पैसे देती हैं, राइट। तो जैसे अमेरिका इसके अंदर पूल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इस पूल के अंदर पैसे दिए जाते हैं। मतलब एक तरीके का ये बैंक है, इस बैंक के अंदर पैसे डालते हैं सारे देश, जो भी आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज हैं, 190 के 190 देश। बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट लिमिट एंड कंट्रीब्यूशन टू द पूल, द मेंबर कंट्रीज अर्न पॉइंट्स एंड कोटा एंड दिस वुड डिटरमाइन देयर वेटेज इन वोटिंग ऑफ वोटिंग। अब इस पूल के अंदर कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप 10% कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका 10% वेटेज हो गया, राइट। अगर आप 20% कर रहे हो तो आपका 20% वोटेज हो गया, वोटिंग वेटेज हो गया। तो इस हिसाब से आपके जो है आपको वोटिंग वेटेज मिलता है। लेकिन आपको एक और बात यहां पे ध्यान रखनी है कि यहां पे आपको कहा जाता है कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। तो हर एक इकोनॉमी को, हर एक कंट्री को उस कंट्री के अकॉर्डिंगली जो है वो एक वेटेज दी जाती है। आपको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका को कहा जाएगा कि आपका जो है वो 10% जो है वो वेटेज है पूल के अंदर, आप 10% कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब कि आईएमएफ अपने से कहता है कि आपकी 10% क्या बोलते, आप 10% जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो आईएमएफ के अंदर। यहां पे आप अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं करोगे। ऐसे तो चाइना जो है वो हो सकता है 30% कंट्रीब्यूट कर दे, तो इसका मतलब उसके पास 30% वोटिंग वेटेज आ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी जो वेटेज है वो आईएमएफ खुद तय करता है। मतलब पूल के अंदर आपको शेयर दिया जाएगा, मतलब पूल के अंदर कितने पैसे कौन देगा ये आईएमएफ तय करेगा। तो आईएमएफ फॉर एग्जांपल अमेरिका को कहेगा कि आप 10% जो है 10% तक आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको 10% जो है वो वोटिंग वेटेज मिल जाएगी, आपको वोटिंग वेटेज मिल जाएगी। अब ये 10% आपका किस बेसिस के ऊपर तय किया जाएगा? तो देखा जाएगा कि आपके अंदर लिबरलाइजेशन कितनी है, आपकी इकोनॉमी कितनी ओपन है, इन सब कंडीशंस को, आपकी इकोनॉमी का साइज कितना है, इन सब कंडीशंस को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको कहा जाता है कि आप इतना इसके अंदर कंट्रीब्यूट करो। अब अमेरिका जैसे देश, डेवलप्ड कंट्रीज, उनको कहा जाता है कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, उनको ज्यादा जो है वो शेयर दिया गया है इस पूल के अंदर। लेकिन बाकी जो कंट्रीज है, चाइना जैसी कंट्रीज, इंडिया जैसी कंट्रीज, हम भी ज्यादा देना चाहते हैं ताकि हमारी वोटिंग वेटेज बढ़े, लेकिन हमें जो है वो देने ही नहीं देते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है? सिंपल कहने का मतलब ये है कि आईएमएफ के अंदर जो है डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। तो आईएमएफ के अंदर डिसीजंस लिए जाएंगे, आप आईएमएफ के पूल के अंदर कितने पैसे दे रहे हो, कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको वेटेज मिलेगी कि आपको वोटिंग की वेटेज मिलेगी। मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल मैं 10% अगर 10% इंडिया अगर उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है पूल के अंदर, इसका मतलब इंडिया की वोटिंग वेटेज कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। लेकिन पूल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करना है ये भी आईएमएफ तय करेगा। तो आईएमएफ ने अमेरिका जैसे देशों को ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा है ताकि वो ज्यादा वोटिंग को जो है वो डोमिनेट कर पाए। समझ रहे हो बात? मतलब आईएमएफ ही तय करेगा कि कौन सा देश कितना कंट्रीब्यूट करेगा और आईएमएफ ने एक लिमिट सेट करके रखी हुई है कि 10% ये देश कंट्रीब्यूट करेगा। किस बेसिस के ऊपर 10% लिमिट सेट की गई है? कि आपकी इकोनॉमी ओपन है या नहीं है, आपकी इकोनॉमी का साइज कितना है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। तो ये सब चीजें उसमें कंसीडरेशन में ली जाती हैं और उस बेसिस के ऊपर जो है आपको कहा जाता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है,
भारत जैसे देश और जो चाइना जैसे देश भी हैं, जो ज्यादा देना चाहते हैं कि हम ज्यादा देंगे ताकि हमारे पास वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग शेयर ज्यादा आ जाएगा, लेकिन वो नहीं दे सकते हैं ज्यादा। उनको कहा है कि आप इतना ही दो, हम तुमसे इतना ही मांग रहे हैं। तो उनको किसी को 1% कहा गया, किसी को 2% कहा गया है। वो ज्यादा भी देना चाहते हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उनको 2% ही वोटिंग मिलती है अल्टीमेटली। लेकिन अमेरिका जैसे देशों को, यूरोप के देशों को, उनको कहा है कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उनको ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो आप उनको जो है वो ज्यादा वोटिंग शेयर भी मिलता है, वोटिंग वेटेज भी मिलती है और ज्यादा भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग को भी कंट्रोल करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग को भी डोमिनेट करते हैं। और इस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग को भी डोमिनेट करती हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर किसको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये डेवलप्ड कंट्रीज ही तय करेंगी, क्योंकि उनके पास ही सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर है। और पर्टिकुलरली वो डेवलप्ड कंट्रीज जो यूरोप और अमेरिका से आती हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, उन्हीं कंट्रीज के पास ज्यादा वोटिंग शेयर है, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि उनको कहा गया है कि आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करो। तो इस तरीके से वहां पे एक तो वो कंट्रीज तय करेंगी किसको लोन मिलेगा किसको लोन नहीं मिलेगा, और जिसको लोन मिलना भी है उसके लिए ये कंडीशंस हैं। तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी को ये ओपन करवा देते हैं, आपके अंदर ट्रेड होता है वहां पे, और इस तरीके से आपके वहां से प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईएमएफ का इस्तेमाल करके। डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया को लूटने का काम, चूसने का काम, और पूरी दुनिया को जो है वो एक मार्केट की तरीके से जो है वो पूरी दुनिया की वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने का काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका जो है वो इन सब इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। फायदा किसको होता है उससे फायदा होता है अमेरिका को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है ना कि डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सही है, लेकिन किसके लिए? अमेरिका के लिए। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लूटा जा रहा है, उनके वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कंपनीज लगाई जाती है वहां पे सारी की सारी उनकी वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, अपने देश में ले जाते हैं। अमेरिका जैसे देश, सारी कंपनीज जो वहां से पैसे लेती हैं अमेरिका में ले जाती हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ओपन कर दिया, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से होगा। अब बेचारे गरीब देश क्या एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका में? गरीब देश क्या सामान बेचेंगे अपना अमेरिका में? अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी है, जो गरीब देश में एक प्रोडक्ट 10 रुपए की बनेगी वो अमेरिका में 2 रुपए की बन जाएगी, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो वो गरीब देश तो अमीर देशों में अपना सामान बेच नहीं सकते हैं जिससे कि उनको फायदा हो, लेकिन अमीर देश गरीब देशों में सामान जरूर बेचते हैं। तो ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट है गरीब देशों के लिए, इंपोर्ट है गरीब देशों के लिए। गरीब देशों में सिर्फ बाहर से सामान आता है, जाता नहीं है बाहर। कहां से जाएगा भाई? खुद खाने को कुछ नहीं है उनके पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो बहुत महंगी बनती है। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन से भी अमेरिका को या फिर डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा होता है। तो इस तरीके से आईएमएफ और आईबीआरडी का इस्तेमाल करके, वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करके डेवलप्ड कंट्रीज जो गरीब देश हैं उनको लूटने का काम करती है। इस तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। उसके बाद आइए हम बात करते हैं थर्ड इसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जब मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, इसको 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश किया जाता है। 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसने जनरल अग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट जिसको हम बोलते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम किया। मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT के नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। इसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके। किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उसके रिलेटेड गाइडलाइंस सेट की जाए, उसके रिलेटेड रूल सेट किए जाएं, उसके रिलेटेड जो है वो पॉलिसी सेट की जाए कि ओवरऑल तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होगा, किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड करेगी, क्या कंडीशंस होंगी, किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा पूरे के पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका काम करता है। इसने GATT को
ट्रांसफॉर्म किया है WT के अंदर, मतलब GATT को रिप्लेस करके जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म किया गया। जब मैं GATT की बात करता हूं, ये जो हमारा गैट है ये प्राइमरली कंसर्न्ड है विद ट्रेड इन गुड्स। प्रॉब्लम क्या थी GATT के अंदर, क्यों इसको रिप्लेस किया गया? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिर्फ ट्रेड इन गुड्स की बात की जाती थी, जो गुड्स में ट्रेड होता था उसकी बात की जाती थी, राइट। लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था इसके अंदर और भी कई सारे एस्पेक्ट्स शामिल किए गए, जैसे ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ पर्सनल आल्सो। गैट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ट्रेड को रेगुलेट किया जाता था कि किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में गुड्स जा रही हैं, चीजें जा रही हैं, सामान जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स के ट्रेड को भी इंक्लूड किया गया, उसी के साथ साथ सर्विसेज के ट्रेड को भी इंक्लूड किया गया कि किस तरीके से सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, आइडियाज का ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, और किस तरीके से लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, पर्सनल्स का ट्रेड किस तरीके से हो रहा है, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो गैट हुआ करता था वो बेसिकली उसके अंदर जो है वो एक क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंसेप्ट था, या फिर लिमिटेड चीजें ही उसके अंदर शामिल थी। जैसे गुड्स की ही उसके अंदर बात की जाती थी, गुड्स के ट्रेड को ही वो रेगुलेट करने का काम करता था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी कई सारे एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया, जैसे आइडियाज का ट्रेड, सर्विसेज का ट्रेड, उस गुड्स का ट्रेड और पर्सनल्स का ट्रेड भी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है इसके अंदर जो है वो 3 मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड आता है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज आता है गेट्स, और ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये 3 चीजें शामिल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के अंदर ये 3 अग्रीमेंट्स आते हैं, ये 3 मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स आते हैं, ये 3 चीजें शामिल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गेट्स और ट्रिप्स। मतलब कि जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड भी जो है वो इसके अंदर शामिल है, मतलब किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लोगों को ग्रांट किया जाएगा। अभी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 164 मेंबर कंट्रीज हैं, 164 देश इसके अंदर शामिल हैं। हर कोई देश इसको ज्वाइन कर सकता है, बस इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ईच मेंबर कंट्री सेंड्स वन फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हु एंजॉयज वन वोट ओनली। तो हर एक देश एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजता है, और वो फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसा नहीं है उसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए भेजा जाता है, बल्कि वो फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव होता है, और हर एक देश का एक ही बोर्ड इसके अंदर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। इसके अंदर आपका इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, आपका स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, वो सब चीजें नहीं देखी जाती है। हर एक मेंबर, हर एक देश का एक ही बोर्ड होगा इसके अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक देश का एक ही बोर्ड होगा, और हर एक देश एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, फुल टाइम रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको पता चल गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गैट को इसने रिप्लेस किया। गैट क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड इन गुड्स के साथ डील करता था, ये ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और क्रॉस बॉर्डर पर्सनल के साथ भी डील करता है, और साथ ही साथ इसके अंदर ये 3 मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स भी शामिल हैं, और इसके 164 मेंबर कंट्रीज हैं राइट नाउ। उसके बाद जब मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो इसका एक फुल टाइम सेक्रेटरी जनरल होता है। ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है इसका 4 साल का टेन्योर होता है, 4 साल के लिए काम करता है। ये जो सेक्रेटरी जनरल होता है इसको 4 डिप्यूटीज जो हैं वो असिस्ट करते हैं, 4 डिप्यूटीज इसके अंडर काम करते हैं। द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर मेड बाय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, और उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत ही सारे के सारे डिसीजंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं। ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को वॉच डॉग कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जिनेवा में है। उसके बाद अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं? सबसे पहले ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करता है कि ट्रेड होना चाहिए और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब इक्वली सारे के सारे देश ट्रेड कर पाए एक देश में से दूसरे देश में,
और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज इजी तरीके से ट्रेड कर पा रही है लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर पा रही है। तो सारे गरीब देश, अमीर देश इक्वल तरीके से ट्रेड कर पाए एक देश में से दूसरे देश में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। किसी को फेवर नहीं करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रेड के अंदर फेवर करता है और गरीब देशों को नहीं करता है। उसके बाद इट गिव्स प्रेडिक्टेबल एंड इक्वल मार्केट एक्सेस टू ऑल द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। ये प्रेडिक्टेबल और इक्वल मार्केट एक्सेस देता है सभी की सभी जो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन सभी मेंबर कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इक्वल एक्सेस देता है कि सभी को एक्सेसिबिलिटी हो इंटरनेशनल ट्रेड के मार्केट के अंदर। मतलब सारे देश ट्रेड कर पाए, इक्वल मार्केट उनके पास हो और उनको जो है वो प्रेडिक्टेबल और इक्वल मार्केट का एक्सेस ये देने का काम करता है। उसी के साथ साथ टू प्रमोट फेयर एंड इक्विटेबल कंपटीशन अमंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये फेयर और इक्विटेबल कंपटीशन को फेवर करता है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े देश हैं उनके सामने छोटे देश कंपीट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो फेयर और इक्विटेबल कंपटीशन को प्रमोट करने का ये काम करता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। हम ये कह सकते हैं, राइट, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनके बीच जो है वो फेयर कंपटीशन को प्रमोट करता है। ऐसा नहीं है कि अमीर देश जो हैं वो गरीब देश उनके सामने जो है वो ट्रेड कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर देश ही फायदा उठा रहे हैं, बल्कि गरीब देशों को भी यहां पे फायदा पहुंचना चाहिए। टू इनकरेज यूनिफॉर्म डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अमंग ऑल द कंट्रीज, ये यूनिफॉर्म डेवलपमेंट को प्रमोट करता है कि गरीब हो अमीर हो सभी देशों की एक तरीके से डेवलपमेंट हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या फिर ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर। सपोर्ट पुअर कंट्रीज, जो गरीब देश हैं उनको सपोर्ट करने का ये काम करता है, उनका ख्याल रखा जाता है कि उनको भी अपलिफ्ट किया जाए, गरीब देश भी कंपीट कर पाए अमीर देशों के साथ। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कौन करता है, कैसे काम करता है, एक्सपेंडिचर खर्चा कहां से निकलता है इसका, तो इसके अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सारे इसके अंदर कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं और इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंडिचर भी चलता है। तो इस तरीके से हम एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस डिस्कस करते हैं। हमने स्टार्ट किया था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। हमने वर्ल्ड बैंक से स्टार्ट किया, फिर हम IMF के ऊपर गए और फिर हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस किया। तो जिस तरीके से पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व होके आए, जिस तरीके से सबसे पहले ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, IMF को एस्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक के अंदर हमने देखा कि 5 और इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसके अंदर हमने IBRD देखा, IDA देखा, मीगा हमने देखा उसके अंदर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसके अंदर हमने IFC देखा। तो इस तरीके से उसके बाद हमने IMF को डिस्कस किया और उसके बाद हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया कि किस तरीके से गैट्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस करता है, क्योंकि गैट्स सिर्फ ट्रेड इन गुड्स के साथ डील करता था, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करने का काम किया। उसके अंदर ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, क्रॉस बॉर्डर, पर्सनल, ये सब आता है। तो कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आया। इस तरीके से हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे लगता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हमने इसको डिटेल तरीके से यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।